नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ी होगी आपने, समझ रहे होंगे एक एक चीज़ अपन बेसिक से चल रहे हैं। हमने कृष्णिका या ब्लैक बॉडी पे बात की थी। कृष्णिका या ब्लैक बॉडी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा। इसके बाद हमने बात की थी कृष्णिका या ब्लैक बॉडी का जो प्रयोग या एक्सपेरिमेंट है, कृष्णिका या जो ब्लैक बॉडी का जो प्रयोग या एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश हुई किसके अंदर, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। कृष्णिका के एक्सपेरिमेंट या प्रयोग को समझाने की कोशिश हुई चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दो नियम आए, एक तो वीन का विकिरण नियम और एक आया आपके पास रेले जीन्स का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ और रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। लेकिन जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ के आए कि वीन और रेले जीन्स दोनों में से कोई सा भी नियम पूर्ण रूप से कृष्णिका के प्रायोगिक वक्र या एक्सपेरिमेंटल कर्व को समझा नहीं सकता या समझाने में असफल नहीं हो पाता है। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जैसे ये मान लो आपके पास वेवलेंथ है, आपके पास लेमडा, इधर उत्सर्जन क्षमता मान सकते हो, घनत्व मान सकते हो म्यू लेमडा, ई लेमडा मान लो चाहे म्यू लेमडा। ब्लैक बॉडी के एक्सपेरिमेंट में अलग अलग टेम्परेचर पे कुछ इसी टाइप के हमें कर्व या वक्र प्राप्त हुए, इसी टाइप के तो वक्र या कर्व प्राप्त हुए थे हमें। इधर देखिए लेमडा की वैल्यू 0 है। ये क्या है आपके पास, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। ये क्या है प्यारे बच्चों, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। ठीक है, इधर लेमडा की वैल्यू कम है, यहाँ से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है और बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी। तो हम कल दो चीज़ों पे बात करके आए थे, एक तो वीन के नियम पे और एक किसकी बात की थी हमने, रेले जीन्स। किसकी बात की थी दोस्तों, रेले जीन्स का विकिरण नियम। एक तो रेले जीन्स का विकिरण नियम बात की थी हमने और एक हमने बात की थी वीन का नियम। ठीक है, वीन्स लॉ पे बात की थी। कल मैंने बताया था कि ये जो कृष्णिका का ये तो कौन सा वक्र था, प्रायोगिक वक्र। अरे कौन सा वक्र है, हमने एक्सपेरिमेंट किया था टेम्परेचर ले लेके, तो ये कौन सा वक्र है आपके पास, प्रायोगिक वक्र या प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल कर्व कहते हैं इसको। ये कौन सा कर्व है आपके पास, एक्सपेरिमेंटल कर्व, प्रायोगिक वक्र, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल कर्व। क्योंकि भैया इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, टेम्परेचर 2000 लिया था, 1800 लिया था, 1500 टेम्परेचर सेट कर करके हमने वैल्यू ज्ञात की थी। और टेम्परेचर सेट करके वैल्यू ज्ञात करने से हमें जो कर्व या वक्र मिला वो कौन सा था, प्रायोगिक वक्र या एक्सपेरिमेंटल कर्व था अपने पास। इस प्रायोगिक वक्र, पूरा वक्र बना था, पूरा कर्व, और ये किसके लिए बना था, कृष्णिका या ब्लैक बॉडी के लिए बना था। किसके लिए बना था दोस्तों, कृष्णिका या किसके लिए बना था, ब्लैक बॉडी के लिए। ये प्रायोगिक वक्र या एक्सपेरिमेंटल कर्व किसके लिए बना था, कृष्णिका या किसके लिए बना था आपके पास, ब्लैक बॉडी के लिए। फिर भाई चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स से इसको समझाने की कोशिश हुई। कौन सी फिजिक्स से, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में दो नियम आए, एक तो वीन का सूत्र या वीन का विकिरण नियम और एक किसका नियम आया, रेले जीन्स का। एक तो वीन का नियम आया और एक किसका नियम आया मेरे प्यारे बच्चों, रेले जीन्स का। तो वीन का जो नियम आया आपके पास, वीन ने के फॉर्मूले से अगर देखें तो वीन के फॉर्मूले में अगर वैल्यू रख के ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह से बनते बनते ऐसे ग्राफ बनता है। इसका मतलब वीन का नियम सिर्फ और सिर्फ लेमडा की यहाँ तक तो इतनी वैल्यू हुई, तो मतलब लेमडा के कौन से मान है, कम वैल्यू। अरे लेमडा की कौन सी वैल्यू है, कम। तो जब तरंग दैर्ध्य, लेमडा का मतलब तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, जब तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है, लघु होती है, स्मॉल होती है, उस स्थिति में तो इस वक्र कृष्णिका को कौन समझा पाया, वीन। अरे कि कौन समझा पाया, वीन। तो वीन पूरा वक्र समझाने में सफल रहा क्या, नहीं रहा। इसलिए तो हम पिछली क्लास में इसको किस में लिख के चले हैं, असफलता या फेलियर में लिख के चले हैं। किसको, चिरसम्मत भौतिकी की फेलियर रही कि वीन का विकिरण नियम पूरे के पूरे वक्र या कर्व को नहीं समझा सका, पूरे के पूरे वक्र या कर्व को नहीं समझा सका प्यारे बच्चों। यही हुआ अपने पास। दूसरी ओर देखें, दूसरा नियम किसका था, रेले जीन्स का। रेले जीन्स के जब फॉर्मूले से आगे प्रूफ भी करेंगे फॉर्मूले, अभी इतना ही समझो कि जब रेले जीन्स के फॉर्मूले से जब वक्र या कर्व बनाया गया तो वक्र या कर्व कुछ इस तरीके से बना। इसका मतलब ये जो वैल्यू है लेमडा की, इन्हीं के लिए तो बना। ये तो लेमडा 0 से कम वैल्यू है, ये ज़्यादा वैल्यू है, तो ये लेमडा के दीर्घ मान या जो लार्ज वैल्यू है लेमडा की, उनको ही समझा पाया, सिर्फ इतने ही कर्व को समझा पाया रेले जीन्स। तो रेले जीन्स पूरे वक्र की व्याख्या कर पाया क्या दोस्तों, नहीं कर पाया। अरे रेले जीन्स पूरे वक्र की व्याख्या कर पाया क्या, नहीं कर पाया।
न तो वीन कर पाया पूरे वक्र या कर्व की आधे की बता पाया, नहीं क्या बता पाया, रेलेजेंस। तो ये असफलताएं रही, डिसेबिलिटीज रही या फेलियर रही इसकी, किसकी रही, आपके पास चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स, कृष्णिका जो ब्लैक बॉडी का हमने प्रायोगिक वक्र बनाया, एक्सपेरिमेंटल कर्व बनाया, उस एक्सपेरिमेंटल कर्व को समझाने में असफल रहा या डिसेबल या फेल्योर रहे, कौन सी फिजिक्स फेल्योर रही, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स फेल्योर रही। अब बोले कि आगे काम किसने किया, ये तो फेल हो गए। इसके बाद प्लांक आया, प्लांक ने अपनी एक परिकल्पना दी कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, जिसको कहते हैं प्लांक की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक, कि एनर्जी को मैं किस तरीके से लेके चलूंगा, ऊर्जा अवशोषित होगी, ऊर्जा एनर्जी उत्सर्जित होगी, एनर्जी इमिशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होंगी, पहले तो ये बताया उसने। और ये जो बातें बताई उसने, इसे कहते हैं प्लांक की परिकल्पना या हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक। इसके बाद प्लांक ने एक फॉर्मूला दिया, प्लांक ने क्या दिया प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला दिया जिसका हम डेरिवेशन करेंगे आगे, अभी जस्ट अगला वही टॉपिक आने वाला है। और जो फॉर्मूला दिया प्लांक ने उसको कहते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लांक का विकिरण सूत्र या रेडिएशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। तो प्लांक ने विकिरण सूत्र दिया और प्लांक ने अपनी परिकल्पना बताई, हाइपोथेसिस बताया कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। और जो प्लांक ने जो विकिरण सूत्र दिया जिसको कहते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र या रेडिएशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की सहायता से पूरे के पूरे वक्र या कर्व को एक साथ समझा सकते हैं। इसका मतलब मैक्स प्लांक ने, किसने, मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की सहायता से या क्वांटम भौतिकी की सहायता से कृष्णिका ब्लैक बॉडी को समझाने में क्या हुआ, सफल। और चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स कृष्णिका के पूरे वक्र को नहीं समझा सकी। बात समझ में आई सबके। तो पिछली क्लास में हम असफलताएं या डिसेबिलिटीज़ या फेलियर पढ़ चुके हैं या ड्रॉबैक्स पढ़ चुके हैं, किसकी, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स की। मैंने वक्र या कर्व बता के बहुत भली भांति तरीके से समझाया है। अब हम जो आज बात करने वाले हैं इस क्लास में, वो बात करने वाले हैं प्लांक की परिकल्पना या हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक, कि प्लांक ने कैसे क्या क्या कहा कि किस प्रकार से मैं काम करूंगा, तो उसे तो कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक। एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ जाता है 1.5 नंबर में कि प्लांक की परिकल्पना समझाइए या बताइए, हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक थ्योरी या प्लांक की हाइपोथेसिस बतानी है आपको, तो 1.5 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। बड़ा क्वेश्चन जब बनेगा तब पूछेगा प्लांक का विकिरण सूत्र, रेडिएशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला जब पूछेगा तब तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, 3 नंबर 3.5 नंबर जितने का भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अनुसार। और बाकी छोटा क्वेश्चन ये बन जाता है, बहुत बार एग्जाम में बना हुआ यहाँ से, कि प्लांक की परिकल्पना क्या है समझाइए, हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक थ्योरी। तो हेडिंग लगाइए दोस्तों, आज जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, ये तो सबको समझ आया होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था। अब लिखिए आगे, हेडिंग लगाओ। तो बस इतना ही मालूम होना चाहिए कि चिरसम्मत भौतिकी के 2 नियम थे, वीन और रेलेजेंस, जो इस पूरे वक्र को नहीं समझा पाए इसलिए असफल हो गई। प्लांक ने एक नया सूत्र दिया जिसको कहते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, जो इस पूरे वक्र को एक ही फॉर्मूला समझा पाया। बस इतनी तो कहानी है इसकी। अब देखिए आगे कि प्लांक ने काम कैसे कैसे किया और किस तरीके से उसने ऊर्जा या एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे ऊर्जा या एनर्जी अवशोषित कौन करता है, कौन उत्सर्जित करता है, ये सारी चीज़ें हम अभी बताने वाले हैं। यहाँ से छोटा क्वेश्चन बनता है इस थ्योरी के पार्ट से, और आगे जैसे ही हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। तो हेडिंग लगाइए प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। हेडिंग लगाइए दोस्तों, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। हेडिंग लगा ली सबने, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना या प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लांक की क्वांटम परिकल्पना या प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लांक ने क्या कहा भी और किस प्रकार से उसने पूरे वक्र की व्याख्या की। देखो, प्लांक की क्वांटम हाइपोथेसिस के बारे में बेसिक बातें तो मैं बता चुका हूँ आपको, पहले भी शुरू से अपन इसी पे बात कर रहे हैं। भाई प्लांक ने क्या कहा था
कि ऊर्जा या एनर्जी सतत या कंटिन्यूअस न होकर, ऊर्जा या एनर्जी सतत या कंटिन्यूअस न होकर विविक्त रूप से होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। ऊर्जा या एनर्जी सतत या कंटिन्यूअस रूप में न होकर विविक्त या डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। पहली चीज, जो छोटे छोटे पैकेट के रूप में ऊर्जा होती है, सबसे छोटे पैकेट को आप चाहे ई कह दो चाहे एप्सिलॉन कह दो, और ई इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, एच नी होता है। इक्वल टू कितना होता है प्यारे दोस्तों, एच नी होता है। इसके बाद मैं पीछे जब शुरू पहली क्लास हमने पढ़ी थी तो उसमें और भी बातें बताई थी मैंने प्लांक की, वही बातें यहाँ करने वाला हूँ सिर्फ। इसके बाद में अब यही तो समस्या है कि अपन पढ़ावा तो रहता है लेकिन लिखना क्या है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों जिस तरीके से हेडिंग लगाता हूँ उस हेडिंग में किस चीज़ को लिखना है और क्या करना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने लिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को। तो देखिए, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना में प्लांक ने जो जो बातें कही कि ऊर्जा या एनर्जी सतत या कंटिन्यूअस न होकर विविक्त या डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। सबसे छोटी ऊर्जा जो मात्रा होती है एक पैकेट या एक बंडल की, उसको क्या कहते हैं, एच न्यू कहते हैं। एच होता है प्लांक नियतांक के क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। प्लांक के अनुसार ऊर्जा का अवशोषण भी होता है और ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन भी होता है। और ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन कौन करते हैं, विद्युत चुंबकीय दोलक करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स। विद्युत चुंबकीय दोलक ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन, और क्या करते हैं, अवशोषण। ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन, और क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन भी करते हैं एनर्जी का, क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन, और क्या करते हैं, इमिशन। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं और क्या करते हैं, इमिशन भी करते हैं। ये प्लांक की थोड़ी थोड़ी बातें हैं। जब 1.5 नंबर का क्वेश्चन आए तो थ्योरी में लिखना क्या है बच्चों, 3 लाइन में काम नहीं चलने वाला है, 1.5 नंबर आ जाए अपने। इसलिए लिखने का एक सिस्टम होना चाहिए और जिससे लिखोगे तो बेहतर रहेगा। हेडिंग लगा ली सबने, प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। बातें यही लिखने वाला हूँ, इन्हीं बातों पे घूमूंगा पूरा कि ऊर्जा एनर्जी सतत न होकर विविक्त रूप में होती है। इसके बाद में ऊर्जा का अवशोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। उत्सर्जन और अवशोषण, एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन करने वाले होते कौन हैं, विद्युत चुंबकीय दोलक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स होते हैं। इन चीज़ों को बताया उन्होंने। इसके बाद उसने कहा कि एनर्जी बंडल के रूप में होती है, तो सबसे छोटा जो बंडल होता है वो कितना होता है, एच नी होता है। एच जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो हेडिंग लगाओ, सब अंडरलाइन करो और इंपॉर्टेंट लगा लो छोटे क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना आई क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी, ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, ऐसे सिस्टम से लिखा जाता है। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले 2 नियम आ चुके थे प्लांक से पहले। वीन का नियम और किसका नियम आ गया था दोस्तों, रेले जीन्स का नियम आ चुका था। किसका नियम आ चुका था दोस्तों, वीन का नियम और रेले जीन्स का नियम आ चुका था। और वीन के नियम और रेले जीन्स के नियम से हम देख पाए कि आधे लेमडा के लिए तो ये बताता है, आधे लेमडा के लिए बताता है। इसका मतलब वीन का नियम और रेले जीन्स का नियम दोनों में ही कुछ कमियां थी जो कि संपूर्ण तरंग दैर्ध्य के लिए परिभाषित नहीं थे, या संपूर्ण तरंग दैर्ध्य की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे थे। इसलिए फिर ये नई चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ी। तो हेडिंग लगा ली सबने, अंडरलाइन कर लो और इंपॉर्टेंट लगा लो। 1.5 नंबर का छोटा प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से। अब लिखिए इसमें, वीन तथा रेले जीन्स के विकिरण नियमों, वीन तथा रेले जीन्स के विकिरण नियमों, वीन तथा रेले जीन्स के विकिरण नियमों, वीन तथा रेले जीन्स के विकिरण नियमों में कमियां होने के कारण, पूर्ण तरंग दैर्ध्य प्रास के लिए, वीन तथा रेले जीन्स के नियमों में कमियां होने के कारण पूर्ण तरंग दैर्ध्य प्रास के लिए उपयोग में नहीं ला सकते थे। ड्यू टू, इंग्लिश में लिखो मेरे प्यारे बच्चों, साथ साथ लिखवा रहा हूँ, ड्यू टू ड्रॉबैक्स ऑफ वीन एंड रेले जीन्स रेडिएशन लो, ड्यू टू ड्रॉबैक्स ऑफ वीन्स एंड रेले जीन्स रेडिएशन लो, ड्यू टू ड्रॉबैक्स ऑफ
Wien's and Rayleigh's radiation law, we cannot use them for complete wavelength range. We cannot able to use them for complete wavelength range. For complete wavelength range. इसके पश्चात आगे लिखिए, ये तो बात हो गई पीछे की कि पीछे ये कमियां थी दोस्तों, और इन कमियों को के कारण ही हम पूरे वक्र को परिभाषित नहीं कर पा रहे, टुकड़ों टुकड़ों में कर रहा, आधा और कोई बता रहा, आधा और कोई बता रहा, यही तो हुआ आपके पास। तो इन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किसने किए? मैक्स प्लांक ने। इसके पश्चात आगे लिखिए दोस्तों, इसके पश्चात मैक्स प्लांक ने निरंतर प्रयास किए। इसके पश्चात मैक्स प्लांक ने इन कमियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए। इसके पश्चात मैक्स प्लांक ने इन कमियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए। इन कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लांक ने निरंतर प्रयास किए। मैक्स प्लांक tried to overcome from these drawbacks. Max Planck tried to overcome from these drawbacks. जिसके कारण संपूर्ण वक्र की प्रायोगिक व्याख्या की जा सके। Full stop. Due to which we can describe whole experimental curve. इसके परिणाम स्वरूप मैक्स प्लांक ने, आगे लिखो दोस्तों, एक एक चीज को, फिर यही चीजें लिख रहा हूं। देखो, रेले जीन्स भी नहीं समझा पाए, मैक्स प्लांक ने प्रयास किए जिससे कि पूरे वक्र को एक साथ समझा सके। अभी तक कोई भी याद करने का, रटने का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप मैक्स प्लांक ने विद्युत चुंबकीय दोलकों के लिए एक नया विचार प्रस्तुत किया। विद्युत चुंबकीय दोलकों के लिए एक नया विचार या एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। विद्युत चुंबकीय दोलकों के लिए एक नया सिद्धांत, एक नया विचार प्रस्तुत किया, जिसे क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। As a result, Max Planck gave a theory about electromagnetic oscillators. As a result, Max Planck gave a theory about electromagnetic oscillators, and this theory is known as quantum theory. This theory is known as quantum theory या quantum hypothesis, and this theory is known as quantum theory.
इसके आगे लिखिए मैक्स प्लांक के अनुसार, मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा, मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा में अवशोषण एवं उत्सर्जन, मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा में अवशोषण एवं उत्सर्जन, मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा में अवशोषण एवं उत्सर्जन, अवशोषण एवं उत्सर्जन कृष्णिका में उपस्थित, कृष्णिका में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों के कारण होता है, विद्युत चुंबकीय दोलकों के कारण होता है, विद्युत चुंबकीय दोलकों के कारण होता है। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स। इन विद्युत चुंबकीय दोलकों में, आगे लिखिए, इन विद्युत चुंबकीय दोलकों में ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन, इन विद्युत चुंबकीय दोलकों में ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन, इन विद्युत चुंबकीय दोलकों में ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन सतत रूप से न होकर, सतत रूप से न होकर विविक्त रूप में होता है। ऊर्जा का अवशोषण है उत्सर्जन सतत रूप में न होकर, सतत रूप में न होकर विविक्त रूप में होता है, विविक्त रूप में होता है। इन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, इन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी not in continuous form, not in continuous form but in discrete form, not in continuous form but in discrete form, but in discrete form, not in continuous form but in discrete form। प्रत्येक दोलक, प्रत्येक दोलक, प्रत्येक दोलक की ऊर्जा, प्रत्येक दोलक की ऊर्जा एक न्यूनतम, एक न्यूनतम ऊर्जा ई नोट कह दो चाहे एप्सिलॉन नोट कह देते कई जगह, प्रत्येक दोलक की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा ई नोट के, प्रत्येक दोलक की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा ई नोट के, ई नोट के किसी पूर्णांक गुणज, ई नोट के या एप्सिलॉन नोट के किसी पूर्णांक गुणज, किसी पूर्णांक गुणज के बराबर होती है, के बराबर होती है। एनर्जी ऑफ एनी ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ एनी ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ एनी ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ एनी ऑसिलेटर इज मल्टीपल ऑफ मिनिमम एनर्जी ई नोट, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऐसे लिखना, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम एनर्जी ई नोट या एप्सिलॉन नोट, मिनिमम एनर्जी ई नोट या एप्सिलॉन नोट। इसका अर्थ है कि, आगे लिखिए, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि एप्सिलॉन नोट, 2 एप्सिलॉन नोट या 2 ई नोट, 3 ई नोट, 4 ई नोट एंड सो ऑन रूप में ऊर्जा का, इसका अर्थ है कि एप्सिलॉन नोट या ई नोट, 2 ई नोट, 3 ई नोट, 4 ई नोट एंड सो ऑन रूप में ऊर्जा का, रूप में ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है, रूप में ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है।
It means emission or absorption of energy. It means emission or absorption of energy. It means emission or absorption of energy in the form of E naught, 2 E naught, 3 E naught, 4 E naught and so on. या एप्सिलॉन लिख दो, एक ही बात है, एंड सो ऑन. इस न्यूनतम मान को, ऊर्जा के इस न्यूनतम मान को, आगे लिखो प्यारे बच्चों, ऊर्जा के इस न्यूनतम मान को, ऊर्जा के इस न्यूनतम मान को, न्यूनतम मान कौन सा है, अरे ई नॉट. ऊर्जा के इस न्यूनतम मान को क्वांटा कहते हैं. ऊर्जा के इस न्यूनतम मान को क्वांटा कहते हैं. ऊर्जा के इस न्यूनतम मान को या एप्सिलॉन नॉट को क्वांटा कहते हैं. इसे ही क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है. 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 दिस मिनिमम discrete energy, this minimum discrete energy is known as quanta. This minimum discrete energy is known as quanta. This minimum discrete energy is called as quanta, and it is called quantum theory, and it is called quantum theory, and it is called quantum hypothesis or quantum theory. यहाँ आगे लिखे, यहाँ न्यूनतम ऊर्जा ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू. यहाँ न्यूनतम ऊर्जा ई नॉट इक्वल टू एच न्यू होती है. हियर मिनिमम एनर्जी ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू. ई बराबर मिनिमम क्या होती है, एच न्यू होती है. अभी ई कह दो, एप्सिलॉन कह दो, कुछ भी कह दो. ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच प्लांक नियतांक है, वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट. जहाँ एच प्लांक नियतांक है, where h is Planck constant. जहाँ h प्लांक नियतांक है, where h is Planck constant, जिसका मान and its value 6.62 into 10 to power minus 34 जूल सेकंड. 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, and its value is 6.62 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड. ये बातें बतानी है मेरे प्यारे दोस्तों किसके अंदर, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना. जब 1.5 नंबर का एग्जाम में सवाल आ जाए, बहुत बार आता है. समझ गए मेरी बातों को. ये चीज़ें आपको बतानी है कि प्लांक की क्वांटम परिकल्पना में पहले तो रेले जीन्स और वीन समझा नहीं पाए इन चीज़ों को. इसके बाद किसने प्रयास किया, क्वांटम ने जब प्रयास किया तो सबसे पहले किसके बारे में बताया, विद्युत चुंबकीय दोलकों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स के बारे में बताया. और उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्वांटम थ्योरी या क्वांटम सिद्धांत का विकास हुआ यहाँ से. इसके बाद मैक्स प्लांक ने बताया कि ऊर्जा सतत रूप में न होकर किस में होती है, विविक्त या डिस्क्रीट फॉर्म में होती है. सतत रूप में न होकर विविक्त या छोटे छोटे भागों में होती है. ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन कौन करते हैं, विद्युत चुंबकीय दोलक करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर के कारण ही कृष्णिका या ब्लैक बॉडी में ऊर्जा अवशोषित या एब्जॉर्ब होती है, और इन्हीं के कारण ब्लैक बॉडी से ऊर्जा या एनर्जी उत्सर्जित या इमिट होती है. ठीक है. ऊर्जा का सबसे छोटा पैकेट क्या होता है, ई नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू. और ऊर्जा को किस रूप में लिया जाता है, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू या 2e, 3e, 4e, इस रूप में हम कहते हैं. इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना. इस संपूर्ण, अगली एक लाइन से लिखिए, इस संपूर्ण व्याख्या को प्लांक की क्वांटम परिकल्पना कहते हैं. इस संपूर्ण व्याख्या को प्लांक की क्वांटम परिकल्पना कहते हैं. This whole explanation is known as Planck's quantum hypothesis. This whole explanation is known as Planck's quantum hypothesis. तो बिल्कुल प्यारे बच्चों,
ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। क्लास में मैं देखो एक टॉपिक लेके चलता हूँ, उसको पूरा करवाता हूँ कि वहाँ से इतना काम हो गया। अब इसके आएंगे डेरिवेशन, अब इसके क्या आएंगे डेरिवेशन, जो अपन करेंगे अगली क्लास में। माध्य ऊर्जा भी आएगी, मीन एनर्जी भी आएगी, एक सबसे इम्पोर्टेंट आएगा प्लांक का विकिरण सूत्र। तो अगली क्लास देखना मत भूलिएगा। अगली क्लासों में बड़ा क्वेश्चन लेके निकलने वाले हैं अपन एग्जाम के लिए, 3 नंबर 3.5 नंबर जितने का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो बड़ा क्वेश्चन ही बनेगा, छोटा क्वेश्चन मैंने बता दिया कि ये 1.5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए मेरी बातें? तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।